तो हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी क्लासेस पे आपका स्वागत है। और आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो से हम आपको बताएं कि इस वीडियो के द्वारा ही अब हम एक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जनरल स्टडीज टेस्ट। और ये जनरल स्टडीज टेस्ट आप सभी जानते ही हैं, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आप घर में प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो एक प्रैक्टिस सेट की तरह आप इसको मान करके चलिए कि जिससे कि आप एक अपनी तैयारी को एक अच्छी और बेहतर तैयारी दे सकें। हमारे चैनल की तरफ से आपको ये वीडियो के माध्यम से आपको ये टेस्ट कराए जाएंगे, जिसमें हम लगभग 40 से 50 प्रश्न हर टेस्ट में आपसे देखेंगे। और ये टेस्ट हम आपको कंटिन्यू देंगे, ये नहीं कि हम ये सीरीज को बंद करेंगे, कंटिन्यू इसी तरह हम देते रहेंगे। तो टेस्ट नंबर हमारा ये आज पहला है। और जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी, पीसीएस, आरओ, एआरओ, पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपीएससी, पीईटी, सीटेट, बीपीएससी, एनटीपीसी, रेलवे, किसी भी तरह की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जनरल स्टडीज के प्रश्न जो होते हैं, स्टैटिक जीके जो होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो इसी के द्वारा आज से हम हर एक टेस्ट में 40 से 50 प्रश्न करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। टॉपिक वाइज भी करेंगे और मिक्स प्रश्न भी करेंगे। आज हमने इसमें हिस्ट्री के प्रश्नों को समावेश किया है और कुछ जो भारत में जो संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया थी, जिसे हम मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो उसे भी हम इसी में ही कवर करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो फिर चलिए हम शुरू करते हैं अपना ये टेस्ट और देखते हैं पहला प्रश्न क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया था और इसके द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और तो इसमें पूछा है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है। ऑप्शन है विलियम पिट, हेनरी वेनस्टार्ट, एलिजा इम्पे या फिर जॉब चार्नॉक। देखिए, जॉब चार्नॉक को आप जानते हैं कलकत्ता के संस्थापक माने जाते हैं, जॉब चार्नॉक। और इसके जो पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत जो संस्थापित हुआ था, मुख्य न्यायाधीश जो थे सुप्रीम कोर्ट के, वो थे एलिजा इम्पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो का जो सही आंसर होगा वो एलिजा इम्पे होगा। ठीक, तो 1773 में के अंतर्गत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था और इसमें मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। ठीक है, एलिजा इम्पे जो थे वो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 2, किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन है राजलेख 26, भारत शासन अधिनियम 1858, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसके लिए पहली बार जो लिखित संविधान जो प्रस्तुत किया गया था वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए, आप भी अपने क्वेश्चंस को लगाइए और कमेंट में बताइए कि आपने कितना स्कोर कर रहे हैं, 40 या 50 क्वेश्चन जो भी देखते हैं हम आज की इसमें। तो बताइए कमेंट में कि आप कितने प्रश्न सही कर रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, किस अधिनियम में भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया। किस अधिनियम के द्वारा में भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया। 1773 के एक्टिंग रेगुलेटिंग एक्ट या पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर अधिनियम 1833 से 1858 का भारत सरकार अधिनियम। तो क्वेश्चन नंबर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, इसी के द्वारा इसी में भारत को एक ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कि 1784 पिट्स इंडिया एक्ट जो वॉरेन हेस्टिंग के समय में आया था, अधिनियम में भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। देखिए, जो कुल कितने अधिवेशन हुए थे इसमें
जो संविधान था, आप जानते हैं कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, और इस दौरान इस समय में इसमें लगभग जो 12 अधिवेशन हुए थे, और 12 अधिवेशन में जो 11 अधिवेशन थे, 11 अधिवेशन के बाद में जब 12वां अधिवेशन हुआ था, 12वें अधिवेशन में ही जो भी भारतीय संविधान की जो सभा थी, जो सदस्य थे, उनके द्वारा इसको हस्ताक्षर किया गया, जो 24 जनवरी 1950 को हुए थे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 12। देखिए, भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और 11 अधिवेशन हुए। 12वां अधिवेशन संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए 24 जनवरी 1950 को हुआ। देखिए, हस्ताक्षर करने के लिए जो 12वां अधिवेशन था, ठीक है, तो 1950 जनवरी 1950, हाँ ठीक है, 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था और 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर हो चुके थे। और ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो कुछ क्वेश्चन है इसमें जो संविधान से भी हैं, मतलब पॉलिटी से भी हैं। तो भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है वो किसके द्वारा कहां से ली गई है? तो समवर्ती सूची का जो ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और आयरलैंड से, आप जानते हैं आयरलैंड से हमने क्या लिया है, डीपीएसपी लिए हैं। डीपीएसपी राज्य नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं वो मैंने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं, और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। देखिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची, जो इसमें हम समवर्ती सूची है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और इस सूची में ऐसे विषय शामिल है जो जिन पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। आप जानते हैं कि जो हमारी जो 7वीं अनुसूची है उसमें समवर्ती सूची, केंद्र सूची और राज्य सूची, 3 सूचियों का जिक्र करते हैं हम। और जिसमें जो समवर्ती सूची है ये एक ऐसी सूची है, इसमें केंद्र और राज्य जो होते हैं दोनों ही इसमें अपना कानून बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर ये सही आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा के सामने संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो संविधान की जो प्रस्तावना का प्रस्ताव था, ये जो रखने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने ही रखा था। और कब रखा था? जो उद्देशिका उन्होंने प्रस्तुत की थी, तो ये 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, देखिए, तो संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देशिका पेश की, जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया, और यही उद्देश्य जो था वो प्रस्तावना का प्रारूप बना। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और वही प्रस्तावना की जो भाषा है उसे हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। दोनों बातों को यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना का जो विचार लिया है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, लेकिन उसकी जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, उसको हमने ऑस्ट्रेलिया की भाषा संविधान से लिया गया। तो यहाँ पर ये दोनों बातों को आपको अलग अलग याद रखना है। ठीक है, दोनों को अलग अलग याद रखना है। कुछ भी पूछा जाता है कि अगर प्रस्ताव, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा फंसते हैं इस पर, मान लीजिए पूछा प्रस्तावना का विचार पूछा और आपने ऑस्ट्रेलिया लगा दिया, कभी प्रस्तावना की भाषा को पूछा जाता है तो आप उसमें भी अमेरिका कर दें, तो वो हम यहाँ से हमारा गलत हो जाता है। तो भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है, और जो उसका विचार है प्रस्तावना का, जो कि हमें भी अपने संविधान में एक प्रस्तावना रखनी चाहिए, इस तरह का जो विचार लिया गया था वो अमेरिका के संविधान से लिया गया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7, निम्न में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? भारत में संघीय शासन की जो व्यवस्था दी थी वो किसने दी थी? देखिए, एक भारत सरकार अधिनियम 1935 जो लागू हुआ था, इसी के द्वारा भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी, इसी 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने। ठीक,
चलिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्न विशेषताओं में कौन संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारतीय संविधान में एक समान है? एक समान कौन है? दोनों में एक समान है। तो दोनों में जो एक समान है वो क्या है? देखिए, नागरिकता, स्वतंत्र केंद्र और राज्य, राज्यपाल की नियुक्ति या स्वतंत्र न्यायपालिका। तो जो सही आंसर होगा, जो यूएसए के संविधान और भारत के जो संविधान है दोनों में एक समान है, तो वह है स्वतंत्र न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक, लेकिन अन्य में भिन्नता मिलती है। 9, भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री जो सभा थी उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? देखिए, निर्मात्री जो सभा थी, सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं बात कर ले हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की, तो ये प्रारूप जो समिति थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ये इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर ये सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय जो संविधान सभा थी उसकी जो स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 को या 26 दिसंबर 1949 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर क्या होगा? तो जो 9 दिसंबर 1946 है, इस दिन संविधान सभा की स्थापना की गई थी, 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए 10 के बाद में अब देखते हैं हम 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है। भारत के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का जो स्रोत है वो क्या है? भारत का संविधान है, न्यायिक व्यवस्था है, न्यायविदों के मत है या फिर संसदीय कानून है। तो जो मूल संरचना का जो सिद्धांत है भारत की संविधान का, वो है न्यायिक व्यवस्था। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, न्यायिक व्यवस्था होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। 12 नंबर है, भारत के संविधान के स्रोतों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन से युग्म सुमेल नहीं है? देखिए, कानून निर्माण की जो प्रक्रिया वो ग्रेट ब्रिटेन, डीपीएसपी आयरलैंड हमने अभी पहले जिक्र किया है, न्यायिक पुनरावलोकन यूएसए के संविधान से, और मूल अधिकार स्विट्जरलैंड। तो इस तरह से जो 4 ऑप्शंस हैं इसमें हम देखें तो ए, बी और जो सी हैं ये एकदम करेक्ट हैं, क्योंकि कानून निर्माण की जो प्रक्रिया वो हमने ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से ली है, डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए हैं, और जो न्यायिक पुनरावलोकन है ये हमने यूएसए के संविधान से ली गए। बात करने मूल अधिकार की, तो मूल अधिकार जो है ये भी हमने कहाँ से लिए? ये भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं, यानी कि यूएसए से लिए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर ये गलत है, ये सुमेल नहीं है। तो इस तरह से हमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो कुछ आंसर सही होगा। यहाँ पर हमें ये चेक कर लेना है जब भी हम क्वेश्चन को कर रहे हैं, ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पर सुमेल नहीं है पूछा गया है, ठीक है। लेकिन हम इसके कभी कभी जब हम प्रश्न को पढ़ते हैं तो इसे छोड़ देते हैं और इसकी वजह से हमारा जो प्रश्न होता है वो गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर सही आंसर होगा। जो मूल अधिकार है वो यूएसए के संविधान से लिए गए, ना कि स्विट्जरलैंड के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, कहाँ से ली गई है? जो राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी करते हैं तो उसकी जो शक्ति है वो कहाँ से प्रेरित है, किससे ली गई है हमें? तो जो राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति है वो हमें भारत सरकार अधिनियम 1935 के जो अधिनियम 1935 का, इसके द्वारा प्रेरित है, इसके द्वारा मिली है। और भारत का जो संविधान है, इस संविधान में हमें जो सबसे अधिक जो भूमिका मिलती है, सबसे ज्यादा जो भूमिका हमें दिखाई देती है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के जो अधिनियम है इसके ही दिखाई पड़ती है, क्योंकि सबसे अधिक जो अधिनियम हैं, जो विचार हैं या नियम हैं, वो हमने 1935 के संविधान संशोधन भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ही लिए गए हैं। तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव देखने को मिलता है वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम का देखने को मिलता है हमारे संविधान में। बात है अध्यादेश की, तो अध्यादेश भी हमारे यहीं से लिया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी करता है वो किस अनुच्छेद में के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखें। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, कब अंगीकृत किया गया था?
देखिए 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1949, 2 अक्टूबर 1949 या फिर 15 नवंबर 1949। तो संविधान सभा द्वारा जो इसको अंगीकृत किया गया था ये 26 नवंबर 1949 को किया गया था। और अब हम जानते हैं कि भारत में जो 26 नवंबर है इसको हम क्या बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाते हैं, यानी कि संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है, संविधान दिवस मनाया जाता है प्रत्येक 26 नवंबर को, क्योंकि इसी दिन संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, स्वीकार किया गया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 नंबर है, भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान प्रभावित है। देखिए यही प्रश्न हमने अभी पीछे चर्चा की थी और यही प्रश्न अब आगे आ गया। तो जानते होंगे इसका जो सही आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935 होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए सबसे अधिक जो प्रभाव है वो हमें यहीं से इसका ही देखने को मिलता है। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही तत्व नहीं है, तो यहाँ पर पूछा सही नहीं है। ठीक, तो प्रांतीय समीकरण, भारतीय सदस्य वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति या संविधान निर्माण का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा वो होगा पाकिस्तान की स्वीकृति। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर ये सही आंसर होगा। ये इसमें सही नहीं है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ये नहीं है कि पाकिस्तान की स्वीकृति। बाकी प्रांतीय समीकरण भारतीय सदस्य वाला एक अंतरिम मंत्रिमंडल होगा, ये भी कैबिनेट मिशन की योजना में, कैबिनेट मिशन जब भारत आया था, और संविधान निर्माण का भी अधिकार हमें इसी के द्वारा मिला था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर सही आंसर होगा। पाकिस्तान की स्वीकृति के बारे में ऐसा कुछ इसमें देखने को हमें नहीं मिलता है। 17 भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था। देखिए हमारा जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इससे पहले हम अपना जो शासन था हमारे देश का वो किसके द्वारा चल रहा था। तो देखिए उससे पहले जो एक अधिनियम था जो जिसका प्रभाव हमें हमारे संविधान में सबसे अधिक देखने को मिलता है, तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इसके अनुसार भारत में शासन चल रहा था जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो स्थापना की गई थी किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो स्थापना की गई थी, इसकी जो स्थापना की गई थी इंग्लैंड में की गई थी। ठीक है, इंग्लैंड में इसकी स्थापना की गई थी और इसमें जो थे वो 6 मेंबर थे, 6 सदस्य थे। और इसकी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और जो किस अधिनियम के द्वारा की गई थी, तो पिट्स इंडिया एक्ट जो था 1784 का, इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए यह अधिनियम ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट जूनियर द्वारा लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया था। जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, उसके बाद में 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लेकर आए। तो पिट्स इंडिया एक्ट का जो लाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए। और इसी के द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी इंग्लैंड में, और जिसमें 6 मेंबर होते थे। ठीक है, 6 मेंबर होते थे। तो 18 क्वेश्चन हो गया। 19 नंबर है, किस अधिनियम द्वारा भारत में वायसराय पद का सृजन किया गया था। ठीक है, वायसराय पद का जो सृजन किया गया था वो किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। देखिए वायसराय, देखिए 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था, इसमें क्या हुआ था, जिसमें जो कंपनी का जो शासन था उसे तो समाप्त कर दिया गया था, लेकिन कंपनी के को समाप्त करने के बाद में इसका जितना जो भी जो शासन था वो सम्राट के नाम पे आ गया। और उसी के बाद उससे पहले क्या होता था, गवर्नर जनरल होता था, लेकिन गवर्नर जनरल को हटा करके
एक पद बना दिया गया वायसराय। ठीक, तो पहला वायसराय 1858 में जो बने थे वो लॉर्ड कैनिन बने थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिन, और इन्होंने ही महारानी का जो घोषणा पत्र था 1858 का, इलाहाबाद में इन्होंने ही पढ़ा था, लॉर्ड कैनिन ने। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का जो शासन था वो समाप्त कर दिया गया था, और जो इंग्लैंड के जो सम्राट था उसका जो शासन था वो सम्राट के नाम से जानने लगा, और गवर्नर जनरल का जो पद था वो अब वायसराय हो गया, और प्रतिनिधि के रूप में भारत का शासन चलता था, और लॉर्ड कैनिन जो था वो भारत का पहला वायसराय बना था। ठीक, तो उस ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर सही आंसर होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द को समाप्त कर दिया? जो शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द को समाप्त कर दिया, तो कौन सा अधिनियम था? जो भारत का सम्राट था ये 18 कब से 1858 ये सम्राट के हाथों में था, लेकिन उसके बाद में क्या आया? भारत स्वतंत्रता अधिकार, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया, और इसी ने इसको समाप्त कर दिया, इस शब्द को समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था ये आया, और उसने भारत का जो सम्राट शब्द को समाप्त कर दिया गया था। ये शाही उपाधि थी एक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला? देखिए, अब हम ज्योग्राफी के प्रश्नों पर आ गए हैं। हमने कुछ अभी पॉलिटी और मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन किए थे, अब हम करेंगे भूगोल के प्रश्न को, और इसी में करेंगे, इसी टेस्ट में। तो इसी तरह से हम सेक्शन वाइज कर रहे हैं। देखिए, कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? रॉकी, एंडीज, या फिर ट्रांस अंटार्कटिका, या महान विभाजक पर्वतमाला यानी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो ऑस्ट्रेलिया में है, कौन सी है बताइए? देखिए, जो एडीज है, एडीज दक्षिण अमेरिका में, जब हम दक्षिण अमेरिका का जो मैप है, दक्षिण अमेरिका को देखते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो हमें जो एडीज पर्वतमाला है, ठीक है, जो एडीज पर्वतमाला वो हमें यहाँ से इस तरह से पूरे नीचे तक दिखाई देते, चिली है नीचे, तो इस तरह से पूरे उसमें दिखाई देती है। तो जो एडीज है दक्षिण अमेरिका में, ये भारत विश्व की सबसे पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। देखिए, एडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में कहाँ? देखिए, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना और चिली में स्थित है, और इस पर्वत श्रृंखला की जो कुल लंबाई है वो 7000 किलोमीटर और चौड़ाई 500 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो श्रृंखला है एंडीज जो है ये विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर सही आंसर होगा। अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप किसकी खेती और निर्यात के लिए जाने जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 22 है, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा लौंग। ठीक है, लौंग होगा। देखिए, पेम्बा द्वीप जो हिंद महासागर में स्वाहिली तटीय क्षेत्र में स्थित है, और जंजीबार तंजानिया का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। यह लौंग के उत्पादन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। तो ये ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर होगा, लौंग। क्वेश्चन नंबर 23 है, ओरोजेनिक बल से किसका निर्माण हुआ है? ओरोजेनिक बल से किसका निर्माण हुआ है? तो क्या होता है, ओरोजेनिक जो बल होता है इसके द्वारा क्या होता है, जो ब्लॉक पर्वत होते हैं, ब्लॉक पर्वत के द्वारा ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। तो कौन किसका होता है? ब्लॉक पर्वत या फोल्ड जो पर्वत होते हैं। ठीक है, तो इसका कौन है? सास 1, 2 और 3 प्रश्न 3 है, ब्लॉक पर्वत, फोल्ड पर्वत या फिर रेलिक्ट पर्वत। ऑप्शन दे ए बी सी डी, तो यहां से ऑप्शन नंबर जो बी है 1 और 2 ये सही आंसर होगा, क्योंकि ब्लॉक पर्वत और वो जो फोल्ड पर्वत होते हैं इसी का जो निर्माण है वो ओरोजेनिक बल के द्वारा होता है। देखिए, ओरोजेनिक बल के कारण वलन होगा ये, भ्रशन क्षेपण प्रक्रिया द्वारा ब्लॉक और फोल्ड पर्वत का निर्माण
होता है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर सही आंसर होगा ब्लॉक और फोल्ड पर्वत, यानी कि 1 और 2। चलिए, दक्षिण अमेरिका में कौन से दो देश चारों ओर से भूमि से घिरे हुए यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं? देखिए, दक्षिण अमेरिका के केवल 2 ही देश हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, यानी कि वो चारों तरफ से पृथ्वी से घिरी हैं। लैंड लॉक्ड जो कंट्रीज होती हैं, जो स्थल आबद्ध जो देश होते हैं, वो ऐसे देश होते हैं जिनकी जो बॉर्डर है, जिनकी जो सीमा है, वो पानी को टच नहीं करती, यानी कि जल किसी भी प्रकार के जल वाले भाग को टच नहीं करेगी, केवल उसके चारों तरफ भूमि ही होगी, चारों तरफ जमीन ही होगी। तो इस तरह के जो देश होंगे या इस तरह का जो स्थान होगा वो स्थल आबद्ध देश होगा। स्थल आबद्ध, स्थल रुद्ध या लैंड लॉक्ड कंट्रीज होती हैं। तो दक्षिण अमेरिका में केवल 2 ही देश हैं, और वह दोनों देश कौन से हैं? ये दोनों देश हैं, बोलीविया है और एक पराग्वे है, जो पूरी तरह से लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, चारों तरफ से देशों से घिरे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही आंसर होगा, क्योंकि इसके जो बोलीविया है, बोलीविया के ऊपर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ब्राजील आता है, इधर ब्राजील है, और ब्राजील के बाद में यहाँ हम देखेंगे तो अर्जेंटीना, इस साइड में अर्जेंटीना मिलता है, और नीचे की तरफ यहाँ देखेंगे तो चिली। इस तरह से ये हमारे घिरा हुए हैं पूरे। तो बोलीविया और पैराग्वे। तो बोलीविया उत्तर और पूर्व में ब्राजील, दक्षिण पूर्व में अर्जेंटीना, दक्षिण पश्चिम में चिली और उत्तर पश्चिम में पेरू से घिरा हुआ है। और वहीं बात करें पराग्वे, तो पराग्वे पूर्व और उत्तर पूर्व में ब्राजील, ऊपर ब्राजील है, और उत्तर पश्चिम में भी क्या है, ये ब्राजील है। तो इससे ये पूरी तरह से घिरा हुए हैं दोनों देशी। तो बोलीविया और पराग्वे जो हैं ये दोनों लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, मात्र 2 ही हैं ये दक्षिण अमेरिका के। ठीक, चलिए क्वेश्चन। और जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में कोई भी लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, ये बात भी याद रखनी है कि वहां पर कोई भी जो देश है वो लैंड लॉक्ड नहीं है। चलिए, किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? किलिमंजारो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जो किलिमंजारो है ये क्या है? देखिए, ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, तो कहां पर है? घाना, केन्या, तंजानिया या फिर नामीबिया। तो जो किलिमंजारो है वो तंजानिया में है, और ये अफ्रीका में महाद्वीप में पड़ती है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंचा पर्वत भी है, ये एक ज्वालामुखी पर्वत है ये। ठीक, चलिए, तो किलिमंजारो तंजानिया में 4900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और यह है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। 26 दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में इसे? दक्षिण एशिया की पूछा है, दक्षिण एशिया। तो दक्षिण एशिया में हमारा जो देश है वो दक्षिण एशिया में आता है, आप जानते ही हैं। और यहाँ पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है, और कौन सी है? वो है बैरन द्वीप में स्थित है, अंडमान जो द्वीप समूह है, और वो किस क्षेत्र में आता है? भारत में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यह अंडमान द्वीप समूह में बैरन द्वीप में स्थित है। ठीक, ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही होगा, दक्षिण एशिया के एकमात्र। निम्न में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? विश्व की सर्वाधिक जो गहरी झील है वो कौन है? तो विश्व की जो सबसे अधिक जो गहरी झील है, सबसे अधिक गहरी झील है वो है रूस में। ठीक है, रूस में है, और रूस में ये कौन सी है? बैकाल झील है। ठीक है, बैकाल झील। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, जो रूस में स्थित है, और यह विशाल मीठे पानी की झील है। इसकी औसत जो गहराई है वो 744.4 मीटर है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सबसे अधिक निकट है? सिंगापुर, मनाली, जकार्ता, इनमें से कोई नहीं। तो भूमध्य जो रेखा है वो
किसके सबसे, कौन सा नगर है इनमें से जो इसकी निकट है, सबसे निकट है? इनके जो 0 डिग्री अक्षांश है उसके जो निकट है वो सबसे अधिक निकट है सिंगापुर। ठीक, और मात्र इसकी जो दूरी है वो 137 किलोमीटर है। ठीक है, 137 किलोमीटर है, केवल इतनी ही दूरी पर ये स्थित है भूमध्य रेखा से, और सबसे निकट है ये। ठीक है, ऑप्शन से। तो भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री के सबसे सर्वाधिक निकट सिंगापुर है। सिंगापुर भूमध्य रेखा से मात्र 137 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर सही आंसर होगा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? सबसे अधिक जो अक्रिय गैस है वो कौन सी है? तो सबसे अधिक जो अक्रिय गैस है जो सबसे वायुमंडल में सबसे ज्यादा, वो कौन सी है? ये आप जानते होंगे, ऑर्गन है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए, ऑर्गन प्रकृति में वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली अक्रिय गैस है। इसकी खोज रैमजे ने की थी। ठीक है, किसने की थी? इसकी जो खोज थी वो रैमजे ने की थी। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन ये आवर्त सारणी के शून्य वर्ग के तत्व हैं, और शून्य वर्ग के जो तत्व हैं वो रासायनिक दृष्टि से हम देखें तो वो क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं, और इसी कारण इन तत्वों को अक्रिय गैस कहते हैं। ठीक है, रेडॉन को छोड़ करके अन्य जो सभी अक्रिय गैसें हैं वायुमंडल में पाई जाती हैं। रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाई जाती, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन नंबर सी ऑर्गन होगा। तीसरा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है, एक नदी है कोरोनी नदी। ठीक है, कोरोनी नदी है, और इस नदी पर है, और ये है, ठीक है, कौन सा है ये है एंजिल जलप्रपात है। एंजिल जलप्रपात है, और कहां पर है? ये वेनेजुएला में है। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर सही आंसर होगा। तो एंजिल जलप्रपात दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में कोरोनी नदी पर स्थित है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 979 मीटर यानी कि 3212 फीट है, और गहराई है इसकी 807 मीटर यानी कि 2648 फीट। यह जलप्रपात वेनेजुएला के बोलीवर राज्य में के ग्रान सबाना क्षेत्र में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, ठीक है, कानाइमा राष्ट्रीय उद्यान में आयनटेपुई पर्वत से गिरता है। ठीक है, आयनटेपुई पर्वत से गिरता है। तो ऑप्शन नंबर वेनेजुएला सी सही आंसर होगा। एंजिल जलप्रपात है कोरोनी नदी पर। कौन सी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती? कैस्पियन सागर से नहीं लगती किसकी? देखिए कैस्पियन सागर से जो देश हैं लगाने वाले हैं वो कौन है? इसका एक ट्रिक है, हम बोलते हैं तारिक, TARIK। ठीक है, टी से हम करते हैं तुर्कमेनिस्तान, और ए से अजरबैजान, आर से रूस, आई से हम ईरान, और के से कजाकिस्तान। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं। तो हमने बात की इसमें कजाकिस्तान की, बात की हमने अजरबैजान की, बात की हमने ईरान की, लेकिन अर्मेनिया की हमने बात इसमें नहीं की है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पूछा है कि कैस्पियन सागर से नहीं लगती है किसकी सीमा? तो अर्मेनिया की सीमा जो है वो कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। ठीक है, जो विश्व की सबसे बड़ी झील के नाम भी दिया जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक, सबसे बड़ी खारे पानी की झील। ठीक, चलिए, तो तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान और ईरान की जो सीमा है वो कैस्पियन सागर से लगती है, और विश्व की सबसे बड़ी झील है और सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है, पृथ्वी पर जो सबसे गहरा स्थल है वो कौन सा है? देखिए, पृथ्वी पर जो सबसे गहरा स्थल है ये आपको देखने को मिलेगा जॉर्डन और इजराइल के बीच में देखने को मिलता है, और जिसका नाम है मृत सागर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, मृत सागर होगा। तो मृत सागर इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है, और मृत सागर समुद्र तल से 440 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है, और इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ मृत सागर वो करेक्ट आंसर होगा। वेसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? वेसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 33 है, और इंडोनेशिया, मैक्सिको, इटली या फिर केन्या। ठीक है,
तो वेसुवियस जो ज्वालामुखी है वो कहाँ पर है, देखिए ये इटली में है, और इटली में नेपल्स की जो खाड़ी है, नेपल्स की खाड़ी में स्थित है ये। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही आंसर होगा, इटली। तो वेसुवियस पर्वत या माउंट वेसुवियस इटली के नेपल्स के खाड़ी में स्थित है, और यह प्रक्षुब्ध यानी कि डोरमेंट प्रकार की एक ज्वालामुखी है। ठीक, 34 नंबर, अरल सागर झील किस देश में स्थित है? अरल सागर, देखिए अरल सागर जो है वो एक अरल सागर है, और अरल सागर से दो देश अपनी सीमा बनाते हैं, एक तो कजाकिस्तान है और एक उज्बेकिस्तान। ठीक, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है, तो यहाँ पर दिया गया है कजाकिस्तान, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही आंसर होगा, कजाकिस्तान। चीन, रूस और जापान ये आंसर नहीं होंगे। ठीक, कजाकिस्तान है। तो अरल सागर से दो देश सीमा बनाते हैं, अरल सागर के उत्तर में कजाकिस्तान है और दक्षिण में क्या है, उज्बेकिस्तान है। ठीक है, उत्तर में यहाँ पर क्या है, कजाकिस्तान है और यहाँ पर उज्बेकिस्तान है। कऊ के नाम से भी याद रख सकते हैं, कऊ। ठीक, चलिए 35 नंबर है, पृथ्वी के भूप्रपटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? लोहा, क्रोमियम, एल्यूमिनियम या फिर पोटेशियम? तो इसका सही आंसर होगा एल्यूमिनियम होगा। एल्यूमिनियम सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। निम्न में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? आप सभी जानते होंगे फिनलैंड। फिनलैंड क्या है, झीलों का देश के नाम से जाना जाता है। ये झीलों की जो भूमि कही जाती है वो फिनलैंड है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा, फिनलैंड। 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड या 1000 झीलों की भूमि के नाम से मशहूर फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। आप जानते होंगे जो फिनलैंड है खुशहाल के उसमें नंबर 1 यानी कि फर्स्ट नंबर रैंक पर आता है। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? मतलब कौन सी परत है जिसमें मौसमी परिवर्तन होते हैं? जो मौसमी परिवर्तन होते हैं वो किस में होते हैं? तो देखिए आयन मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल या फिर क्षोभ मंडल। तो मौसमी जो परिवर्तन होते हैं जिसमें वो परत है हमारी क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए परतों का विवरण है, देखिए क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल और वायुमंडल। और मौसमी सारी जो मौसमी गतिविधियां वो क्षोभ मंडल में होती है। समताप मंडल जो है, देखिए ओजोन जो परत है वो समताप मंडल में ही है, और तापमान समान रहने और मौसमी गतिविधियों से मुक्त होने के कारण जो वायुयान है वो कहाँ उड़ाए जाते हैं, वो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं, क्योंकि इसका जो तापमान है वो कैसा रहता है, समान रहता है। ठीक, तो इस तरह से इसको नाम भी समताप है, और इसी कारण यहाँ पर क्या है, वायुयान बहुत सुगमता पूर्वक उड़ाए जाते हैं। मध्य मंडल जो है, इसमें जो मीजोस्फीयर है, इसमें अंतरिक्ष से आने वाली जो उल्का पिंड है वो मध्य मंडल में आकर के ही जलकर समाप्त हो जाते हैं। जो उल्का पिंड है ऊपर से गिरते हैं तो वो क्या होते हैं, जो मध्य मंडल मीजोस्फीयर में आते हैं और यहीं पर आकर के वो जलकर समाप्त हो जाते हैं। आयन मंडल जो आप जानते हैं जो सैटेलाइट्स है, ये कहां पर आयन मंडल में काम करेगी, क्योंकि जो रेडियो संचार में सहायक होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि इसमें विद्युत आवेशित कण इसमें पाए जाते हैं, और इसी कारण इसमें रेडियो संचार में सहायक होती है आयन मंडल। वायुमंडल, ठीक है, एक्सोस्फीयर, वायुमंडल में कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। जो कृत्रिम जो सैटेलाइट्स होती हैं उनको यहाँ पर स्थापित किया जाता है वायुमंडल में। क्वेश्चन नंबर 38, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस मिलती है? वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस मिलती है? तो सभी जानते होंगे जो नाइट्रोजन है वो सबसे अधिक मिलती है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक, ये डी नहीं है, डी को हटा दें आप, यहाँ पर कर ले क्या, ए नाइट्रोजन। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार, आग्नेय, अजैव या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए कोयला जो पाया जाता है किस में पाया जाता है, तो कोयला जो पाया जाता है वो परतदार जो चट्टानें होती हैं इनमें कोयला पाया जाता है। ठीक, देखिए इन्हें अवसादी चट्टानें भी कहते हैं, किन्हें परतदार चट्टानों को। और कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को 4 प्रकार के भागों में बांटा जाता है, किसे, जिनमें सबसे अच्छी जो गुणवत्ता वाला होता है वो होता है एंथ्रेसाइट होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है, इसलिए इसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है। और सबसे जो निचला माना जाता है वो पीट को माना जाता है। उसके बाद में एंथ्रेसाइट के बाद में बिटुमेंस के बाद में लिग्नाइट, और लिग्नाइट के बाद में पीट। तो इसे आप याद रख सकते हैं ABLP, ABLP,
एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। सबसे अच्छी क्वालिटी का एंथ्रेसाइट होता है, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। 40 नंबर, तकला मकान मरुभूमि किस देश में स्थित है? जो तकला मकान है वो है रूस, जापान, चीन या फिर भारत। देखिए तकला मकान है चीन में। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही आंसर होगा, चीन में है। और सबसे अधिक जो शुष्क वाला जो स्थान है वो यहीं पर गर्म। देखिए तकला मकान रेगिस्तान के पश्चिमी चीन में जिनजियांग प्रांत में स्थित है और यह चीन का सबसे विशाल रेगिस्तान है जो अत्यधिक शुष्क होने के साथ साथ सबसे अधिक गर्म भी है। इस क्षेत्र में नमक का एक बड़े क्षेत्र में मिलता है और तकला मकान रेगिस्तान में पाए जाने वाले जो रेत के टीले होते हैं वो अस्थायी होते हैं, वो स्थायी नहीं होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आगे क्वेश्चन नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से हमने कितने 40 प्रश्न देखे हैं इसमें, इस जीएस में टेस्ट में। GS 1 का टेस्ट था ये हमारा। इसमें हम 40 प्रश्न देखे हैं जो हमने मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया पॉलिटी और साथ ही साथ ज्योग्राफी यानी कि ठीक है वर्ल्ड ज्योग्राफी के देखे हैं। और सेकंड जो टेस्ट होगा उसमें भी हम लगभग इतने ही प्रश्नों को देखेंगे। तो टेस्ट कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा और किस तरह के प्रश्नों को आपके लिए समावेश किया जाए इसमें, किस तरह का टेस्ट आपके लिए लाया जाए वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। आपने क्या स्कोर किया है, आपके प्रश्न 40 में से कितने अच्छे हुए वो भी स्कोर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक, चलिए फिर आगे चलते हैं, अगले नेक्स्ट टेस्ट के लिए तैयार रहेंगे।